मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। नमस्कार, मैं मनीष कुमार, टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय। आज 7th क्लास के पॉलिटिकल साइंस का पहला चैप्टर पढ़ेंगे। उस चैप्टर का नाम है इक्वलिटी, समानता। ऑन इक्वलिटी, समानता। इस चैप्टर में 4-5 बातें मुख्य रूप से है। इसके बारे में यदि आप पढ़ लोगे तो आप यू विल नो एवरीथिंग अबाउट दिस चैप्टर। क्या क्या बातें हैं ये आप हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं या इफ यू आर द स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास, या आपको ऐसे भी पढ़ने या पढ़ाने का मन हो, तो ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा। क्या क्या है? पहले है इक्वलिटी। व्हाट इज इक्वलिटी? समानता क्या होता है? समानता का अर्थ होता है कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति, एवरी पर्सन इन द सोसाइटी विल इक्वल, सब इक्वल है, उसे किसी भी प्रकार से भेदभाव का सामना, डिस्क्रिमिनेशन का सामना नहीं करना पड़ता हो। जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री है इस वर्ल्ड में, उस सब में इस बात की प्रावधान की गई है कि हर एक व्यक्ति को समानता का, इक्वलिटी का राइट हो। तो पहला डेफिनेशन क्या है? व्हाट इज इक्वलिटी? द सिचुएशन इन विच एवरीवन हैज द सेम राइट्स एंड एडवांटेजेस। द सिचुएशन in which everyone has the same rights and advantages। ऐसी स्थिति जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार और समान मौका मिलता है कोई भी कार्य करने के लिए, चाहे वो नौकरी की बात हो, चाहे बिजनेस करने की बात हो या बसने की बात हो। तो ये समानता है। दूसरी बात क्या है? हमारे संविधान में फंडामेंटल राइट्स है। फंडामेंटल राइट्स 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, उसमें एक इक्वलिटी भी है जो आर्टिकल 15 में जिसका वर्णन है। ये लंबा है, आप फंडामेंटल राइट के बारे में डिटेल्स में अगली क्लास में आगे पढ़ोगे, लेकिन इसमें बता दूं फंडामेंटल राइट का एक पार्ट पहला ही है इक्वलिटी, जो आर्टिकल 15 में विशेष रूप से वर्णित है। आर्टिकल 15 में, जैसे बुक में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल है। आर्टिकल 15 में इसका वर्णन है। आर्टिकल 15 क्या कहता कि प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ। मतलब किसी भी व्यक्ति को उसके जन्म के आधार पर, जाति के आधार पर, रंग के आधार पर या उनके जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। यह आर्टिकल 15 का एक प्रावधान है, मतलब एक्ट है, लॉ है। तो ऑन द बेसिस ऑफ आर्टिकल 15 नोबडी कैन डिस्क्रिमिनेटेड, मतलब नोबडी कैन विल डिस्क्रिमिनेट एनी पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, रिलीजन, बर्थ प्लेस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये आर्टिकल 15 का ये प्रावधान है। आगे क्या है कि इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट, इस चैप्टर में एक और बात है, इक्वल राइट टू वोट। इक्वल राइट टू वोट में क्या होता है? इक्वल राइट में वोट मतलब किसी भी व्यक्ति को, जिसको डेमोक्रेटिक कंट्री में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहा जाता है, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, मतलब एक निश्चित एज के बाद बिना किसी भेदभाव के व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार होता है, वोट कास्ट करने का अधिकार होता है। इसको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। मतलब राइट टू वोट, राइट टू वोट इरिस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन एंड इकोनॉमिक बैकग्राउंड और सोशल बैकग्राउंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस राइट इज कॉल्ड राइट टू वोट, मतलब यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। आपसे पूछेगा व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, तो कहेंगे राइट टू वोट, दिस राइट हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस राइट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। एंड एक और बात है कि इसमें किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया गया, चाहे वो सेक्स के आधार पर हो, बर्थ प्लेस के आधार पर हो, रंग बेस, आप धनी हो तो भी, गरीब हो तो भी। इस चैप्टर में एक स्टोरी के जरिए समझाया गया। कांताबाई होती है, कांता एक बहुत मतलब लेडी है, बहुत पुअर लेडी, जो किसी के घर में काम करती है, एक धनी लेडी के घर में, फैमिली में। उसके परिवार की स्थिति, जो इकोनॉमिकल कंडीशन है, वो सही नहीं होती। तो जब वोट होता है तो सबको यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के कारण एक लाइन में खड़ी हैं, और एक लाइन में खड़ी होने के कारण उसको भी अच्छा एक डिग्निटी महसूस हो रहा है। डिग्निटी वर्ड भी है, डिग्निटी मतलब सम्मान से जीना। तो वो अपने सहेली से बात करती है और कहती है कि कितना अच्छा है हमारे देश का संविधान, या हमारी स्थिति कितनी अच्छी है कि चाहे वो धनी हो, गरीब हो,
कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, बड़ा व्यक्ति है, छोटा व्यक्ति है, किसी कास्ट का है, सब एक लाइन में खड़े हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया भी गया फोटो, समझाया गया है। और इतना अच्छा है, कांताबाई कहती है अपनी सहेली को कि बहन कितनी अच्छी बात है ये। लेकिन ये धीरे धीरे उनके मन में डाउट्स होने, ये इक्वलिटी का कितना अच्छा एग्जाम्पल है। शाम होते होते उनके मन में ये डाउट में तब्दील होने लगता है, क्योंकि उनका जो फीवर से ग्रसित उनका बेटा है और उनको छोड़कर उसे घरों में काम करने के लिए जाना पड़ता है। जहाँ पे काम करती है तो उनकी जो मालकिन है वो कहती है कि थोड़ा सा अंदर तक साफ करना, अच्छे से साफ करना, तो उनको थोड़ा सा अच्छा फील नहीं होता। अच्छे से काम करने के बावजूद भी उन्हें सुनना पड़ता। और पैसा देते वक्त कहती है कि उनकी जो मालकिन उसे पैसा देती है तो कहती है कि पैसा मतलब महीना लगने से पहले पैसे मांगने की आदत मत रखो। मन ही मन सोचती है भले ही वोट डालने के अधिकार में हमें इक्वल लाइन में खड़ा होना मतलब अधिकार मिला, लेकिन यदि मेरा बेटा अभी बीमार है, मैं काम करने आई हूँ, तो हॉस्पिटल में एक ही साथ मतलब लाइन लग के बड़ों के बेटे को एडमिशन नहीं मिलेगा, बल्कि गरीबों को लाइन में लग के और धनी को बिना लाइन के लगना पड़ता है। तो इक्वलिटी पे उनको डाउट होने लगता है। तो कांताबाई की स्टोरी के जरिए समझाने की कोशिश किया गया है, उसकी स्टोरी आप पढ़ेंगे। तो आते हैं इस पे, रिलीजन इक्वल राइट टू वोट, जिसको हम यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज कहते हैं। भारत में इसकी एज 18 ईयर्स है, पहले 21 ईयर्स था, राजीव गांधी ने इसको किया। यह आगे की क्लास की बात है, लेकिन मैं आपको बता दिया कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज 21 ईयर्स वोट डालने का अधिकार है। अब आपको भले ही संविधान में, कॉन्स्टिट्यूशन में इक्वलिटी की बात कही गई है, लेकिन भारत में या अलग अलग सोसाइटी में ये बहुत दिक्कत है। मतलब कई तरीकों से असमानता, मतलब इनइक्वलिटी अभी भी जारी है, कंटिन्यू है। किस आधार पे इक्वलिटी जारी है? इनइक्वलिटी स्टोरी ऑफ कांता, मैंने बताया कि कांता की कहानी कैसे उसको डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है। कास्ट सिस्टम में इसमें ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात की गई इस चैप्टर में, आप पढ़ोगे, मैं शॉर्ट में बता देता हूं। ओम प्रकाश वाल्मीकि एक राइटर हैं जिनकी आत्मकथा, जिसको इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, उसका नाम है जूठन। क्या नाम है? जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं, ये बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत फेमस इनकी कहानी है डिस्क्रिमिनेशन पे। इनकी ऑटोबायोग्राफी है जिसमें इन्होंने बताया है कि किस प्रकार उनके क्लास में इनके साथ भेदभाव होता था। जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में आप पढ़ते हो वो इन पे भी है। मतलब ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी अपने बारे में वही सारी बातें लिखी हैं कि क्लास के लास्ट में बैठना होता था, जगह नहीं मिलती थी। लास्ट में बैठने के कारण जो बोर्ड पे लिखा होता था वो मुझे दिखता नहीं था, धुंधला। ग्राउंड को साफ करना पड़ता था, चाहे इनके सहपाठी हो, मतलब क्लासमेट हो या टीचर्स हो, सब इनके साथ जाति के कारण, इनके कास्ट के कारण इनके साथ डिस्क्रिमिनेट किया। तो एक बार इनके पिताजी क्रॉस कर रहे थे तो ऊंची आवाज में इनको आवाज दे के बुलाया और कहा कि मेरा बेटा पढ़ेगा, मेरा बेटा ये स्कूल साफ करने नहीं आया है। तो इस प्रकार ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आपसे पूछेगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि के बारे में आपने स्टोरी में अपने चैप्टर में पढ़ा, आपने क्या देखा? तो आपको सीधा ये याद रखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन, कास्ट के आधार पर इनके साथ डिस्क्रिमिनेट हुआ स्कूल में। और रिलीजन में एक अंसारी कपल की स्टोरी बताई गई है। हमारे सोसाइटी में आप देखोगे इस तरह का कई केस आपको भी देखने को मिलता होगा बच्चों। अंसारी कपल के बारे में क्या है, ये अच्छी फैमिली से होते हैं, मतलब इकोनॉमिकल कंडीशन इन पति पत्नी का दोनों का सही होता है, मुस्लिम फैमिली से होते। एक शहर की बात है, हमें लगता है कि गांव में केवल डिस्क्रिमिनेशन होता है, शहर में ऐसी बात नहीं है, जातीयता नहीं है, ऐसा कास्टिज्म नहीं है, तो ऐसी बात नहीं है। इनडायरेक्ट रूप में तो शहरों में ज्यादा है। शहर में क्या होता, तो अंसारी कपल के बारे में बताया कि ये रेंट पे अपना मकान लेने के लिए जाती हैं। वहां पे क्या होता है कि सारी बातें हो जाती प्रॉपर्टी डीलर के थ्रू, लेकिन जब इनका नाम पता चलता है, वो जो रूम ओनर है वो हिंदू कम्युनिटी से होते हैं और ये मुस्लिम, तो इनका नाम जब अंसारी पता चलता है तो ये बहाना बनाने लगते हैं रूम ओनर कि नहीं, मैं नॉनवेज व्यक्ति को नहीं देता रूम। तो ये बड़ा अजीब फील करते, अपनी डिग्निटी को हर्ट फील करते, महसूस करते। कहा कि क्यों? तो कहा कि नॉनवेज वाले को नहीं देते, बल्कि बगल में से वो मछली और अदर चीज की जो खाने का उसका खुशबू आ रहा था, तो उनको बड़ा अजीब फील हुआ। तो ये स्टोरी इसमें बताया गया कि केवल रूरल एरियाज में नहीं, अर्बन एरियाज में भी ये डिस्क्रिमिनेशन का दौर है। वो पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, आप मैरिज पोर्टल साइट पे देखोगे, जो कि एनसीईआरटी में ये भी बातें कही गई है कि इंजीनियर, डॉक्टर, बड़े बड़े पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, लेकिन शादी में कंडीशंस क्या डालेंगे उसमें कि ये कास्ट होना चाहिए, कास्ट का होना चाहिए, गोरा होना चाहिए, इतनी हाइट होनी चाहिए, कलर ऐसा फेयर होना चाहिए,
तो ये भी आप देखोगे कि कास्ट का, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट देयर आर सो मेनी स्टोरीज इन आवर सोसाइटी जो डिस्क्रिमिनेशन की कहानी को बताता है। तो ये सारी बातें मतलब पढ़ने के बावजूद भी शिक्षा एक अलग चीज़ है, मतलब आप रियल में शिक्षित हैं तो इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओगे। लेकिन आप भले ही अक्षर ज्ञान हो गया है, मतलब आप पढ़ लिख लिए हो, आपके पास डिग्री है, लेकिन आप में मतलब वास्तविकता में एजुकेशन आपके अंदर नहीं समाया, तो आपको अच्छा संस्कार नहीं मिला है, तो आप फिर भी इस सब चीज़ों से ग्रसित रहोगे। आगे ये स्टोरी मैंने बताया। अब है इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, संविधान का जनक, उन्होंने इन सब बातों को महसूस किया, खुद के जीवन में ये उन्होंने फेस किया, जिसके कारण बहुत बेहतरीन संविधान लिखा। तो उन्होंने क्या क्या अधिकार दिया, तो ये देखो इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी में क्या 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 है। तो राइट टू वोट है, जॉब प्राप्त करने का राइट, टू वर्क इन एनी प्लेस विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन है, शैक्षणिक संस्थानों में समानता से पढ़ने का अधिकार है, जो भी पब्लिक प्लेसेस है वहां पे आप जा सकते हो। ये सब पब्लिक प्लेसेस का मतलब है कुआं में, तालाब में, नदियों में पहले नहीं जाने दिया जाता था जो निम्न तबके के लोग थे, लेकिन अब सब इसमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसकी स्पष्ट व्याख्या की गई। तो लिखा है इसके बाद प्रोविजंस क्या क्या बनाए गए, तो प्रोविजंस इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू एस्टैब्लिश इक्वलिटी। तो दीज आर द पॉइंट्स आई हैव रिटन, 4 पॉइंट्स आई हैव रिटन फॉर यू। दोज आर, द फर्स्ट इज एवरी पर्सन इज इक्वल बिफोर लॉ, सभी व्यक्ति कानून के समक्ष समान है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, मतलब किसी भी प्रकार के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, डिस्क्रिमिनेशन उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा, भेदभाव का निषेध है। तीसरा है राइट टू गो ऑन पब्लिक प्लेस, जो मैंने बताया वेल नदियों की बात, कुआं, नदी, तालाब, इनकी बात, सभी सार्वजनिक प्लेस पे सभी व्यक्ति को जाने का अधिकार है। अनटचेबिलिटी हैज बीन एबॉलिश्ड, छुआछूत की बीमारी थी, ऊपर से पानी फेंक के दिया जाता था, इसके लिए आप सत्यमेव जयते का कास्ट पे एक आमिर खान ने बनाया था, बहुत शानदार सत्यमेव जयते का एपिसोड है, आप चाहो या कमेंट करना, यदि इस तरह की बात हो तो मैं उसका लिंक भेज दूंगा, बहुत ही रिसेंट है। इसके बाद आर्टिकल 15 फिल्म बनी, इसी पे बहुत हिट हुई आयुष्मान खुराना की, वो भी आप देखोगे। तो इन सब चीज़ों के जरिए आप इस चैप्टर को और बेहतर समझ सकते हो। बाकी आपकी एनसीईआरटी की जो किताब है वो बहुत बेहतरीन है। तो अनटचेबिलिटी को एबॉलिश, मतलब जातीयता, मतलब छुआछूत को खत्म किया गया, ये सारी बातें हुई। अब है थ्रू लॉ एंड थ्रू गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के जरिए कैसे समानता को लागू किया गया। तो लॉ के जरिए तो वही आर्टिकल 15 है, समानता, फंडामेंटल राइट्स को बड़ी तरीके से लागू किया गया है। मतलब यदि कोई टचबिलिटी का केस करता है तो उसके लिए प्रावधान है, प्रोविजन है, उस पर बहुत बड़ा केस हो जाएगा, उसको लॉ का सामना करना पड़ेगा, जेल भी हो सकता है। तो ये सारी लॉ के जरिए तो अलग अलग आर्टिकल है, आर्टिकल के जरिए इसको बनाया गया। ये सारी बातें जो हमने अभी तक बताया लॉ की बात कर रहे थे, लेकिन केवल लॉ से नहीं होता, अब अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम्स लाए गए, लोगों में सतर्कता, नैतिकता, ये सारी बातों को किया गया। तो इसी का एक बड़ा हिस्सा है मिड डे मील, जो तमिलनाडु से स्टार्ट हुआ, हमारे भारत के सबसे नीचे वाले स्टेट तमिलनाडु, साउथ का स्टेट, वहां से स्टार्ट हुआ। तो वहां पे क्या हुआ था मिड डे मील में कि मतलब प्राइमरी स्कूल के बच्चों को दोपहर का खाना दिया गया, जिसके कारण इसका बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट देखा स्टेट गवर्नमेंट ने। ये बातें सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य सरकारों को ये निर्देश दिया, आदेश नहीं कहूंगा, निर्देश, मतलब उनको इंस्ट्रक्ट किया कि आप भी ऐसा कार्य कर सकते हैं कि देश के सभी प्राइमरी स्कूल में, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल है, वहां के बच्चों को मुफ्त खाना दीजिए दोपहर का। तो ऐसा मिड डे मील की व्यवस्था की गई, 8वीं क्लास तक कर दिया गया इसको। अब सबसे पहले आपसे पूछेगा कहां स्टार्ट हुआ, तमिलनाडु। तो ये सारी बातें, तो क्या हुआ, तमिलनाडु में स्टार्ट हुआ, तो सुप्रीम कोर्ट के कहने पर देश में लागू किया गया और इसका बहुत बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट रहा। आपसे पूछेगा कि मिड डे मील का सबसे पहले कौन से स्टेट में स्टार्ट हुआ, तो तमिलनाडु। किस क्लास तक, प्राइमरी क्लास तक के लिए स्टार्ट हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या इंस्ट्रक्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया टू ईच एवरी स्टेट ऑफ द इंडिया कि प्राइमरी क्लास तक के बच्चों को भोजन दिया जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ऐसा स्टार्ट किया, उसके कारण क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हुआ, व्हाट वर द पॉजिटिव इंपैक्ट्स थ्रू द मिड डे मील प्रोग्राम। तो उसके लिए क्या क्या हुआ, पहली बात
मिड डे मील प्रोग्राम के जरिए एक तो क्या हुआ कि जो गरीब फैमिली के बच्चे थे उनको न्यूट्रिशियस भोजन प्राप्त होने लगा। 6 के 6 दिन अलग अलग तरह के न्यूट्रिशियस भोजन प्रदान किए गए, मतलब न्यूट्रिशियस भोजन मतलब पोषक तत्व वाले भोजन प्राप्त किया। दूसरी बात क्या, उनके जो मम्मी पापा काम करने चले जाते थे, मजदूर होते थे, तो दोपहर में भोजन उन्हें नहीं मिलता था या उनको देख रेख के लिए देखना पड़ता था। तो एक तो परवरिश भी हो गई, शिक्षा भी प्राप्त हो गया और भोजन भी प्राप्त हो गया, मतलब उसको भोजन भी मिला। दूसरी बात, एनरोलमेंट काफी बढ़ा, मतलब कितना भी लोगों को ये समझाया गया कि आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजिए तो लोग नहीं मानते थे, लेकिन भोजन मिलने के कारण बच्चे भी आकर्षित हुए और गार्जियन ने भी फोर्स किया बच्चों को स्कूल में जाने का। और सबसे बड़ी बात, समानता का देखा गया कि सभी जाति, सभी लड़का लड़की सारे मिलकर एक पंक्ति में बैठकर खाना खा रहे हैं। तो मिड डे मील जैसा प्रोग्राम कांग्रेस के एक दिग्गज लीडर ने इसको लाया था, वो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। क्या नाम था उनका? के कामराज, जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी रहे। उनके दिमाग की उपज थी, जैसे आधार, इस तरह के प्रोग्राम जब लाया तो बहुत शानदार होता है। इस तरह का मतलब मिड डे मील का इम्पैक्ट आपसे पूछेगा, आपको पूछेगा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि और जो अंसारी कपल थे उनके साथ कौन सा डिस्क्रिमिनेशन हुआ, आप उसको स्टोरी के रूप में आप उसकी जगह पे रख के देखो। तो ये सारी बातों का वर्णन है। और लास्ट एक बात कहना रह गया, दैट इज द सिविल राइट मूवमेंट इन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ये मत सोचना कि केवल भारत में ऐसी स्थिति है, मतलब अंधेरा है तो पूरे जगत में है। तो अमेरिका में क्या होता था कि नस्ल के आधार पर, रेसेस के आधार पर, कलर के आधार पर, मतलब बताओ, एक नेता से हम सुन रहे थे, शरद पवार, हम बोल रहे थे कि वहां पे अपने पार्लियामेंट का भी नाम उसने कलर पे व्हाइट हाउस रखा है। तो चलिए ये सब बातें बाद में आप पढ़ना। लेकिन उसमें क्या हुआ कि रेसेस के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ। तो एक लेडी है जिसका नाम है रोजा पार्क्स, आपके एनसीईआरटी की बुक में इसका वर्णन है। रोजा पार्क्स ने एक बार बस से जा रही थी, बहुत थकी थी, काम करके जा रही थी, मतलब वो अफ्रीकन अमेरिकन लेडी थी, गरीब फैमिली की। तो वो बस में बैठ कर जा रही थी, तो कोई गोरा व्यक्ति आया जो वहाँ का मूल निवासी था अमेरिका का, तो वो उसको मतलब फोर्सफुली उसको सीट खाली करने के लिए कहा, उसने इनकार, शी रिफ्यूजेस टू डू सो। तो इसके बाद वहाँ पे एक आंदोलन का रूप ले लिया और 1950 में स्टार्ट हुआ यह आंदोलन, लगभग 1950 के आसपास। और 1960 के ये आंदोलन एक लॉ के रूप में आया और वही द सिविल राइट। इसके बाद 1964 में द सिविल राइट मूवमेंट, मतलब उसके लॉ बना और अमेरिका में भी डिस्क्रिमिनेशन को खत्म किया गया। तो इन सारी बातों का वर्णन इस चैप्टर में, एक बार मैं रिपीट करता हूं 2 मिनट के अंदर, क्या क्या आपने इस चैप्टर में पढ़ा। इक्वलिटी क्या होता है, आर्टिकल 15 क्या है, इसके बाद आपने कांता बहन की स्टोरी पढ़ा, इसके बाद आपने अंसारी कपल ने कैसे किराया के रूप में फेस किया डिस्क्रिमिनेशन, इसके बाद आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की जो जूठन बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, उसमें क्या उन्होंने वर्णन किया, इसके बारे में मैंने बताया। कॉन्सेस और इनइक्वलिटी क्या होता है, इक्वलिटी क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन कैसे होता है हमारे यहाँ पे, इन सब चीजों के बारे में पढ़ा। इसके बाद गवर्नमेंट लॉ के जरिए और प्रोग्राम के जरिए भारत में इक्वलिटी को स्थापित करने के लिए कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, गवर्नमेंट का प्रोविजन क्या होता है और अलग अलग गवर्नमेंट प्रोग्राम के जरिए कैसे इसको स्थापित करने की कोशिश की, एस्टैब्लिश करने के लिए ये। और लास्ट आपने पढ़ा द सिविल राइट मूवमेंट इन यूएसए। तो इन दिस वे दिस चैप्टर हैज बीन कंप्लीटेड। मैं आपको और एक्स्ट्रा मटेरियल आपको यूट्यूब से और अलग अलग मटेरियल से भेजूंगा और आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूं कि इस स्टोरी को आप पढ़ोगे तो आप वही बात पाओगे जो मैंने आपको बताई है, छान के क्रीम चीजें छांट के आपको बताया। थैंक यू वेरी मच।